वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 मार्च 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 2023 के बारे में। आप इस कोर्स की गुणवत्ता को जांचने के लिए इसे महज 357 रुपए में 7 दिनों के लिए एक्सेस कर सकते हैं। टू जस्ट हैव एन इन्फॉर्मेशन कि ये कोर्स आपके काम का है भी या नहीं। कोर्स को अवेल करने के लिए जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में एक क्लेम का खंडन किया है, जिस क्लेम में ऐसा बताया गया था कि हमें कॉस्मिक डॉन से आने वाले रेडियो वेव सिग्नल्स मिले हैं। ये जो रेडियो टेलीस्कोप है सारस 3, इसे बनाया गया है, इन्वेंट किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, और उन्होंने इस क्लेम को डिफाई किया है। बोला है कि वो सिग्नल्स यहां से नहीं आए थे। अब यहां पर दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला तो ये कि कॉस्मिक डॉन क्या होता है, और दूसरा कि ये क्लेम किसने किया था। कॉस्मिक डॉन, हमें पता है कि यूनिवर्स का निर्माण होने वाली जो सबसे एक्सेप्टेबल थियरी राइट नाउ प्रचलन में है, दैट इज बिग बैंग। बिग बैंग, जिसके विस्फोट के बाद ये पूरा यूनिवर्स बना। उस विस्फोट के बाद 50 मिलियन से 1 बिलियन साल के बीच का जो समय है उसे कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। कॉस्मिक डॉन के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 50 मिलियन साल से 1 बिलियन साल के बीच का ये जो समय था, इसी दौरान मैसिव स्टार्स एंड गैलेक्सीज बने, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसी समय यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो ये समय 50 मिलियन साल से 1 बिलियन साल के बीच का, जिसके बारे में मान्यता है कि बिग बैंग के बाद इसी समय में ये गैलेक्सीज, स्टार्स वगैरह बने हैं, उस पूरे पीरियड को कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। हम लगातार ऐसे सिग्नल्स को परखते रहते हैं जो उस समय से आ रहे हों। चूंकि उस समय कोई रेडियो सिग्नल्स चले होंगे तो अर्थ तक आने में उन्हें इतना लंबा समय लग सकता है, तो हम उसे अभी डिटेक्ट कर सकते हैं और हमें पता चलेगा कि ये कैसे बने थे। इसी संबंध में 2018 में रिसर्चर्स की एक टीम ने क्लेम किया। यह टीम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और MIT से बिलोंग करती थी। उन्होंने यह कहा कि उन्हें कुछ सिग्नल्स मिले हैं जिसे उन्होंने डिटेक्ट किया है। ये एजिस रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कॉस्मिक डॉन से। जब अर्लीस्ट स्टार्स बन रहे थे यूनिवर्स में, तो इस जो खोज है उसे बहुत ज्यादा उत्सुकता से लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसे जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया। जो एस्ट्रोनॉमी की कम्युनिटी थी वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि हमें यूनिवर्स की बिगिनिंग के सिग्नल्स मिल गए हैं, और जो पहला स्टार बन रहा होगा उसके बारे में अब हमें जानकारी है। इनफैक्ट हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लियोब ने तो यहां तक कह दिया कि इस डिस्कवरी के लिए 2 नोबेल प्राइज दिए जाने चाहिए। हालांकि दुनिया जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे उनके कंफर्मेशन का वेट कर रही थी, क्योंकि आपने डिटेक्ट किया और आप ही ने क्लेम किया। अब जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो जांचेंगे कि आपका क्लेम कितना सही है और कितना गलत है। तो उसी क्रम में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो टेलीस्कोप है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप, उसने कहा कि नहीं, हमें कॉस्मिक डॉन से आने वाले किसी भी सिग्नल की अभी तक जानकारी नहीं मिली है, तो मतलब ये क्लेम सही नहीं है। सारस की बात करें तो ये प्रेसिशन रेडियो टेलीस्कोप है जो एक्सट्रीमली फेंट रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब कि कॉस्मिक डॉन से आने वाले सिग्नल्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। सारस रेडियो टेलीस्कोप को RRI की टीम ने डेवलप किया था सेलेस्टियल रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। यह पहला टेलीस्कोप था दुनिया भर में जहां पर रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी को अचीव किया गया, जिसके माध्यम से हम जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसे कैच कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। इसी दौरान दबाव बना AIIB के ऊपर भी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि बीजिंग में बेस्ड है। यद्यपि चाइना, इंडिया और UAE ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है और इसे रशिया के सपोर्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। लेकिन AIIB ने अभी हाल ही में यह कहा कि रशिया और बेलारूस, जो कि लगभग एक साथ हैं इस पूरे यूक्रेन के खिलाफ वॉर में, इनके प्रोजेक्ट्स को अब हम रिव्यू कर रहे हैं और हमने इसे होल्ड पे डाल दिया है। हम देखेंगे कि क्या इसे जारी किया जाना चाहिए। साइटिंग रशियन यूक्रेनियन वॉर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो 2016 के जनवरी से इफेक्टिव है। ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बेसिक सर्विसेज देता है, इंटरकनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, पूरे रीजन में इंफ्रा को भी एडवांस करने की कोशिश करता है।
हेडक्वार्टर्ड है बीजिंग में, 100 से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। चाइना के पास है सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग दैट इज ऑफ 26.61%। नंबर आता है उसके बाद इंडिया का, जो कि उसकी तुलना में काफी कम है लेकिन सेकंड रैंक पे है 7.6%। रशिया है थर्ड नंबर पे 6.01% और जर्मनी 4.2% पे। कुल मिला के कि रशिया और बेलारूस जिनके प्रोजेक्ट्स को होल्ड किया गया है वो दोनों ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हिस्सा है। इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो 75% रीजनल मेंबर्स की है। इसमें कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं, जिसमें पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हर देश अपनी ओर से एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट करता है और वो देश की मर्जी पर होता है कि कब तक अपने पद पे बने रहेंगे। उसी से बनता है ये बोर्ड, जो कि डिसीजन मेकिंग के कुछ रोल परफॉर्म करते हैं। दूसरी बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बैंक के जनरल ऑपरेशंस के संबंध में जो भी गाइडलाइंस है उन्हें तैयार करते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप देते हैं, जिस पर उन्हें एक्शन लेना होता है। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है, जो प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को असिस्ट करता है स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज फ्रेम करने में। इस संबंध में प्रश्न आ चुका है 2019 के प्रीलिम्स में। प्रश्न बहुत ही साधारण था, 3 स्टेटमेंट थे, पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, AIIB के पास 80 से ज्यादा मेंबर स्टेट्स हैं। दूसरा, इंडिया के पास है लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग। और तीसरा, इसके पास कोई भी मेंबर एशिया के बाहर के नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बिकॉज हमने देखा कि 100 से ज्यादा मेंबर्स राइट नाउ हैं। दूसरा गलत है बिकॉज चाइना के पास है सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग। और तीसरा, इसके पास एशिया के बाहर के भी मेंबर्स शामिल हैं। तो सही जवाब निकल के आएगा ए, यानी कि 1 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में है, जिसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के नाम से भी पुकारा जाता है। आप इसे DAP कह लीजिए या फिर DPP कह लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ऑफर किए हैं 4 प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री के, जो भी इंडस्ट्रीज हैं इस फील्ड में, उनके लिए फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए हैं मेक 1 कैटेगरी में। मेक 1 कैटेगरी के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें 70% फंडिंग जो होती है वो सरकार देती है, और डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर्स हैं 2020 उन्हीं के आधार पर यह फंडिंग की जा रही है। उसी में मेक 1 कैटेगरी का भी प्रावधान है, जहां पर कहा गया है कि 70% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सरकार है वो करेगी, नॉट नेसेसरली स्टेट गवर्नमेंट। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2002 में की गई। ऑब्जेक्टिव यही था कि आर्मी या फिर नेवी, एयरफोर्स के लिए जो भी हथियार खरीदे जाने हैं उनका प्रोक्योरमेंट बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो, टाइमली हो, मिलिट्री हार्डवेयर आर्म फोर्सेस को समय से मिल जाए और सिस्टमैटिकली मिल जाए। उसी उद्देश्य से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की शुरुआत की गई। इसमें समय समय पर सुधार होते रहते हैं। एक बार इसे 2016 में सुधारा गया और इसके बाद इसे 2020 में भी अगेन सुधारा गया। 2016 में जब इसे सुधारा गया तो फोकस इस बात पे किया गया कि हम इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस को अचीव करें। 2020 में इसमें फिर से संशोधन किए गए। उसके क्या फीचर्स रहे? उसमें पहला फीचर ये रहा कि टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ऑप्ट किया जाए, समय से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें डिलीवर किया जाए। इसके लिए बनाई जा रही है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इनके पास जिम्मेदारी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करें और कोशिश करें कि एक्विजिशन का प्रोसेस ऑन टाइम हो, इसमें डिले या लेटेंसी ना आए। सर्टेन आइटम के इंपोर्ट पर बैन की भी बात की गई, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो। तो सरकार ऐसी लिस्ट को नोटिफाई कर सकती है जिसके बारे में कह दिया जाएगा कि आइटम्स बाहर से नहीं मंगाए जा सकते। तीसरा है रिवाइज्ड ऑफसेट गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के तहत यह कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही इंडिया में तैयार कर रहे हैं, उनकी तुलना में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो महज कुछ कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जो पूरा कंपोनेंट है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर कैटेगरी, मेक कैटेगरी का प्रावधान किया गया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मेक 1 कैटेगरी जो है, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट इनिशियल फंडिंग करेगी और इसमें 70% फंडिंग इनिशियल सरकार की ओर से होती है और अभी इसी के अंतर्गत ये 4 प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। मेक 2 कैटेगरी, इसमें इंडस्ट्रीज फंडिंग करते हैं। तीसरा है मेक 3 कैटेगरी। यहां पे ये कहा गया है कि कुछ मिलिट्री हार्डवेयर ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में डिजाइन और डेवलप नहीं किए जा सकते, लेकिन कोलैबोरेशन के बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पॉसिबल है। तो यहां पर फॉरेन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन को अलाउ किया जाएगा। तीसरा है, यहां पर देखिए, इंडियन वेंडर्स के लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। इंडियन IDDM कैटेगरी जो है, इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, मेक 1, मेक 2 और प्रोडक्शन एजेंसी इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो भी इंडियन वेंडर्स हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग केवल वही कर पाएंगे, गिवन दैट
कंपनी पर उनका कंट्रोल होना चाहिए और एफडीआई 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अग्नि कंडकर्णन थेय्यम के बारे में है। रिचुअल डांस है अग्नि कंडकर्णन थेय्यम। ये कालियट्टम जो फेस्टिवल केरला के कन्नूर में शुरू हुआ उसी दौरान परफॉर्म किया गया। थेय्यम एक बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है वहां का, जो हजारों सालों से वहां चला आ रहा है। केरला और कर्नाटका में काफी प्रचलित है ये। यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इसे परफॉर्म किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि थेय्यम के जरिए हम खुद को गॉड से जोड़ सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। 456 टाइप के जो थेय्यम हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इन्हें यूजुअली मेल्स ही परफॉर्म करते हैं। केवल एक ही थेय्यम का जो टाइप है दैट इज देवाकोथू, जिसे महिलाएं परफॉर्म करती हैं। थेकुम्बाड कुलोम टेम्पल वहां पर है जहां पर थेय्यम को परफॉर्म किया जाता है। थेय्यम के कुछ प्रोमिनेंट टाइप्स हैं, दैट इज विष्णु मूर्ति। विष्णु मूर्ति जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है वैष्णव थेय्यम का। यहां पर जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था नरसिंह अवतार लेकर, उस कहानी को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा है श्री मुथप्पन थेय्यम। यहां पे दो डिवाइन फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक भगवान विष्णु और दूसरी भगवान शिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डे लाइट हार्वेस्टिंग के बारे में है। हम घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली के जरिए हम जलाते हैं बल्ब या ट्यूबलाइट्स, लेकिन वो जलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खिड़की खोल देते हैं और हमारे कमरे में पर्याप्त रोशनी बाहर से भी आती रहती है, लेकिन ट्यूबलाइट और बल्ब तो फिर भी जलते रहते हैं और बिजली की खपत होती रहती है। क्या हो कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके बाद सपोज करिए कि हमने अपने कमरे में बल्ब या ट्यूबलाइट लगा रखी है जिससे रोशनी है, लेकिन जैसे ही हमने खिड़की खोली और बाहर से रोशनी एंटर की, ये बल्ब और ट्यूबलाइट अपने आप ही अपनी रोशनी को रिड्यूस कर लें, डाउन कर लें, डिम हो जाए और बिजली की खपत कम हो जाए। और जैसे ही हम खिड़की को बंद करें, अंधेरा होते ही अपनी रोशनी को बढ़ा लें। ऐसा आपने अपने मोबाइल के जो स्क्रीन है उसके साथ देखा होगा। जब आप बहुत लाइट में जाते हैं तो आपको स्क्रीन को देखने में दिक्कत होती है, तो अपनी लाइट को बढ़ा देता है, और जब आप छांव में आते हैं तो आपको कम नीड होती है लाइट की, स्क्रीन आसानी से दिख जाती है तो अपनी लाइट को कम कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वर्क करती है। एक स्टार्टअप को इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी प्रमोट करने का मसौदा तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम दिन की रोशनी का इस्तेमाल कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर पाएंगे। इससे हम 9 से 11 घंटे दिन की रोशनी का इस्तेमाल करके कमरे को इल्यूमिनेट कर पाएंगे और जो कमी होगी केवल उसे ही ये बल्ब पूरा करेंगे। इसमें मोस्ट एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से जो बिल्डिंग्स हैं उनकी लाइटिंग डिजाइन को भी बेटर किया जाएगा। ऐसे बनाए जाए घर कि उनमें रोशनी नेचुरली भी आती रहे। ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगे और अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे जो भी लाइट अवेलेबल होगी स्पेस में उसके अकॉर्डिंग। यहां पर हम नेचुरल डे लाइट को यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं, जहां पे इन लाइट्स में लगाए जाएंगे सेंसर्स, फोटो सेल सेंसर्स, जिनका इस्तेमाल ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लाइट के बेसिस पे करेंगे। ये काफी सेंसिटिव होंगे, लाइट अगर आ गई तो ये खुद को डिम कर लेंगे। ये जो लाइट की इंटेंसिटी है इसके संबंध में कंट्रोलर को सिग्नल्स भेजेंगे और कहेंगे कि अब लाइट पर्याप्त है कमरे में, आप इसे एडजस्ट करके रोशनी को कम कर दीजिए, और रोशनी के कम होते ही ये अपनी लाइट को बढ़ा देंगे। कई सारे फायदे होंगे। इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, बिल्डिंग एनर्जी इंप्रूव होगी, एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूव होगी बिकॉज वो बिजली की कम खपत करेगा, और इससे इलेक्ट्रिक लाइटनिंग मतलब लाइट का जो बिजली का इस्तेमाल हम लाइटनिंग के लिए करते हैं, प्रकाश के लिए करते हैं, उसके कंजम्पशन में भी कमी आएगी। तो काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो सकती है ये एनर्जी को बचाने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोलोकेशन के बारे में है। कुछ समय पहले आपने न्यूज में सुना होगा एनएससी को लोकेशन स्कैम के बारे में। कई सारी एजेंसीज एनएससी के को लोकेशन स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कि एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। एक्चुअली में ये जो पूरा स्कैम है ये 2011 से 14 के बीच का है। 15 में ये बात संज्ञान में आई एक व्हिसल ब्लोअर के माध्यम से। यद्यपि ये इतना माइन्यूट स्कैम था कि इसको इवेलुएट करने में काफी मुश्किल हो रही थी, तो 2016 में सेबी ने एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया इस पूरे कोलोकेशन स्कैम को रिवील करने के लिए या एनालाइज करने के लिए स्कैम कितना बड़ा हो सकता है। इसे कैरियर होटल या कोलोकेशन स्कैम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें बेसिकली होता यह है कि वो सर्वर्स जो स्टॉक्स की खरीद और बिक्री करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी रिमोट लोकेशन से इस सर्वर को एक्सेस करके शेयर्स को खरीदता या बेचता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और शेयर के रियल टाइम प्राइस को जानने में थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम आता है, मतलब थोड़ी सी लेटेंसी आती है, देरी आती है। इसी लेटेंसी का फायदा उठाया कुछ फर्म्स ने
उन्हें मिली सर्वर की एक्सेस। उस समय की जो एमडी हुआ करती थी एनएससी की, उनके द्वारा उनके ऊपर इस पूरे घपले के आरोप हैं। उन्होंने उन सर्वर की एक्सेस दी कुछ चुनिंदा कंपनीज को। वो सर्वर के काफी नजदीक होते थे और सर्वर की इतनी आसानी से एक्सेस मिल जाने की वजह से उन्हें इंफॉर्मेशन बाकी लोगों से पहले मिल जाती थी और उन्हें लेटेंसी फेस नहीं करनी पड़ती थी। सपोज करिए कि किस शेयर के क्या प्राइस है, उन्हें 2 सेकंड पहले ही पता चल गए और वो उसे पहले ही खरीद या बेच लेते थे। और बाकी जो लोग हैं जो रिमोट एरिया से उसे पूरे सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, उन्हें वो जानकारी 2 सेकंड बाद मिल रही है। तो वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते थे और उन्हें लॉस हो जाता था। जब तक उन तक शेयर्स के रेट पहुंचते थे तब तक वो शेयर खरीदे जा चुके होते थे, उनके हाथ में कुछ नहीं होता था और फिर वो शेयर दूसरे फॉर्म में बिक रहे होते थे। इस वजह से एक बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला। चूंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मामला इन्वॉल्व था इस कोलोकेशन में, बेसिकली कोलोकेशन नाम दिया गया है कि ये मान लीजिए लोकेशन है सर्वर की, ठीक है, और यहीं पर किसी कंपनी को बिठाकर एक्सेस दे दी जाए कि आप इस सर्वर के काफी नजदीक रहिए और इसे एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को पहले ही एक्सेस कर लीजिए। मतलब आप लोकेशन के साथ खुद को कोरिलेट कर ले रहे हैं। तो कोलोकेशन स्कैम, इसीलिए इसे नाम दिया गया है। ये एक ऐसा इंफ्रा पावर सप्लाई या बैंडविड्थ प्रोवाइड करवा देता है कुछ ऐसी कंपनीज को जो लेटेंसी फेस नहीं करते और स्टॉक मार्केट की जानकारी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ही अचीव कर लेते हैं और इसका फायदा उठाते हैं वो शेयर्स की खरीद और बिक्री में। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आया है। फिगर्स अभी भी क्लियर नहीं है। ब्रोकर्स इसका एडवांटेज उठा सकते हैं सर्वर की प्रॉक्सिमिटी की वजह से और वो बहुत तेजी से बिक्री या खरीद कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में कई सारी एजेंसीज हैं जो और इवेलुएट कर रहे हैं कि ये स्कैम कितना बड़ा हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वदेश दर्शन अवार्ड के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कंस्टिट्यूट किया है स्वदेश दर्शन अवार्ड कई सारी कैटेगरीज में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया जिनके लिए अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज और कई सारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए होंगे कि उन्होंने कैसी प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन, इफिशियंसी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में या ऑपरेशन से मेंटेनेंस में दिखाया है। उसी के बेसिस पे उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करते हैं। 2014-15 में इसे लॉन्च किया गया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे, मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। इसके माध्यम से बनाया गया थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, ताकि अगर कोई व्यक्ति एक टाइप ऑफ टूरिज्म को अचीव करना चाहता है या वहां जाना चाहता है तो वो एक बार में घूम ले। 15 थीमेटिक सर्किट्स बनाए गए, उनके नाम मैं आपके लिए यहां पे लेना चाहूंगा। 2000 बुद्धिस्ट सर्किट, अगर आप बुद्धिस्ट प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो सर्किट के माध्यम से आप एक साथ घूम सकते हैं। कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट और वाइल्ड लाइफ सर्किट। मैंने ये नाम आपके लिए पढ़े। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके लिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। रिवीजन करते हैं। शास्त्री रेडियो टेलीस्कोप इसरो ने बनाया है। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है। मैंने आपको बताया कि इसे बनाया एस्ट्रोनॉमर्स जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आरआरआई से बिलोंग करते थे, उन्होंने। दूसरा है AIIB, इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये भी गलत है। चाइना है। अग्नि कंडकर्णन थेयम, केरला और कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है, ट्रू है। कोलोकेशन एक फैसिलिटी होती है स्पेस साइंस में जहां पर कोई भी कंट्री स्पेस डेटा को एक्सेस कर पाती है, गलत है। ये NSE स्कैम से रिलेटेड है। स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में लॉन्च हुई, दैट्स ट्रू। ये सेशन होगा यहाँ पे समाप्त। पीडीएफ मिलेगी ओनली इसके टेलीग्राम चैनल पे जाइए। चैनल को ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।